हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में भूगोल के 30 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का एनालिसिस है जो किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह इनका पैटर्न है। एक एक प्रश्न को पढ़ना है और ऑप्शन के अनुसार इनके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है और चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपके 25 प्लस का स्कोर है तो आपका तैयारी का स्तर बहुत अच्छा है। क्वेश्चन पेज में सरल व कठिन दोनों तरह के प्रश्नों को लिया गया है। जो प्रश्न आपको नए लगें उनको नोट डाउन करेंगे तथा स्क्रीनशॉट के माध्यम से उन्हें दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट को लगातार अटेंड करने से आपकी तैयारी का स्तर एकदम बेहतर हो जाएगा और आप आने वाले एग्जाम्स को क्रैक कर अपनी एक सीट अवश्य निश्चित कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो को आपने लाइक न किया हो तो लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है तीव्र धाराएं और मंद धाराएं, ऑप्शन बी है मीठी जलधाराएं और नमकीन जलधाराएं, ऑप्शन सी है गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं, ऑप्शन डी है उल्टी जलधाराएं और सीधी जलधाराएं। देखिए, आपको पहले ही बताया गया है कि आपने पढ़ा होगा कि जो महासागरों में धाराएं होती हैं वो सिर्फ दो तरह की होती हैं, एक तो गर्म जलधाराएं और दूसरी ठंडी जलधाराएं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, धाराओं की उत्पत्ति तथा उनकी गति को प्रभावित करने के लिए बहुत से कारक होते हैं जो उत्तरदायी हैं, जैसे पृथ्वी का जो रोटेशनल, इस पृथ्वी का घूर्णन हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल है, विक्षेपक बल से संबंधित कारक, महासागरीय कारक और महासागरों से हटकर उत्पन्न होने वाले बहुत से कारण होते हैं। तो इस तरह से महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? तो महासागरीय धाराएं दो तरह की होती हैं, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम धारा कहाँ से उत्पन्न होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर पेपर में, लगभग भूगोल का अगर कोई भी पेपर है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन ए है मैक्सिको की खाड़ी में, ऑप्शन बी है पूर्वी जापान में, ऑप्शन सी है दक्षिणी चीन में, ऑप्शन डी है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। गल्फ स्ट्रीम धारा अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख गर्म जलधारा है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो इस तरह से इसमें पूछा गया है गल्फ स्ट्रीम धारा कहाँ बहती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको की खाड़ी सही हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम धारा एक गर्म जलधारा है और मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर निम्न या लघु ज्वार किसे कहते हैं? सूर्य और आपका ऑप्शन है, करें इसमें एक्चुअली आपसे पूछा जा रहा है निम्न या लघु ज्वार किसे कहते हैं या किसके कारण होता है। तो आपका ऑप्शन है आपका सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के मिलने पर, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल विपरीत हो जाने पर, सूर्य पृथ्वी का आकर्षण बल मिलने पर, या फिर सूर्य पृथ्वी का आकर्षण बल विपरीत होने पर। देखिए, शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। कौन सा कोण? समकोण। यानी यहाँ पर आपकी पृथ्वी है, ये आपका ई हो गया और ये आपका यम हो गया, यानी मून। तो जब समकोण बनाते हैं तो समकोण बनाने वाली दिशाओं में स्थित हो जाते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करने लगते हैं, जिनके कारण निम्न या लघु ज्वार आता है। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है आपसे दीर्घ ज्वार कब बनते हैं? तो पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लघु ज्वार किस दिन आता है? सप्तमी तथा अष्टमी के दिन। और आपका दीर्घ ज्वार पूर्णिमा अथवा अमावस्या के दिन जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ने लगता है और उस समय सबसे ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं, जिन्हें दीर्घ ज्वार भी कहा जाता है। कभी कभी इनको बृहद ज्वार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, यूरोप के बंदरगाह साल भर किस कारण खुले रहते हैं? देखिए, यूरोप एक बहुत ही व्यापारिक कंट्री है। यहीं के व्यापारी दुनिया के सभी देशों में जाकर व्यापार करते थे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस कारण, वो कारण बताइए जिसके कारण यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। ऑप्शन ए है उत्तरी अटलांटिक धारा के कारण, ऑप्शन बी है कनारी की धारा के कारण, ऑप्शन सी है पेरू की धारा के कारण। ये देखिए, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, इसको बना लेंगे। पेरू है, ये पैरो नहीं है। पेरू की धारा के कारण या लैब्राडोर धारा के कारण यूरोप के बंदरगाह साल भर इसलिए खुले रहते हैं कि उत्तरी अटलांटिक धारा
यूरोप के पश्चिमी तट को सर्दियों में जमने नहीं देता। वैसे यूरोप बहुत ठंडा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और पानी जम जाता है, जिससे बंदरगाह पे रुक सकते हैं, लेकिन यूरोप के पश्चिमी तट को सर्दियों में जमने नहीं देता है उत्तरी अटलांटिक धारा। यही कारण है कि यूरोप के सभी बंदरगाह वर्ष भर आयात निर्यात हेतु खुले रहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर उत्तरी अटलांटिक धारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पर्यावरण की समग्रता से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है भूमि जल वायु, ऑप्शन बी है भूमि जल जीव, ऑप्शन सी है भूमि जीव वायु, ऑप्शन डी है भूमि जल वायु और जीव। देखिए पर्यावरण तो अब समग्रता ही इसमें पूछा गया है, तो पर्यावरण आपका पता ही है कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के व्याप्त जीवित प्राणियों को, जीव मंडल में जितने भी लोग हैं वो सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। पर्यावरण का जो क्षेत्र है बहुत बृहद है। तो इस तरह से आपका भूमि, जल, वायु और जीव ये चारों आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? भौतिक अभिलक्षण, यानी जो भौतिक बनावट है, ज़मीन की कैसी है, मौसम कैसा है, क्षेत्र की जलवायु यानी मौसम कैसा है, और आपका औद्योगिकरण। तो कह रहे हैं कि जनसंख्या कहाँ रहेगी? अच्छा, लोग शहरों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे औद्योगिकरण होता है, लोगों को आसानी से रोजगार मिल जाता है। अच्छा, सहारा डिजर्ट में लोग क्यों नहीं रहते? क्योंकि वहाँ की एक्सट्रीम टाइप क्लाइमेट है। ठीक है। अंटार्कटिका में क्यों नहीं रहते? क्योंकि वहाँ भी एक्सट्रीम है, 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर रहता है। तो यानी जलवायु भी प्रभावित करती है, और भौतिक लक्षण यानी ज़मीन कैसी है। तो इस तरह से आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो आपका भौतिक अभिलक्षण, क्षेत्र की जलवायु, औद्योगिकरण, वहाँ का समाज, वहाँ के लोगों का रहन सहन, ये सभी चीज़ें प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है खानाबदोश जीवन जीने वाली प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए है किर्गिज़, फुलानी, मसाई, ऑप्शन बी गद्दी, बेदोरियस, संथाल, ऑप्शन सी किर्गिज़, गद्दी, बंटू, या फिर ऑप्शन डी है किर्गिज़, मसाई, एस्किमो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। यही ऐसी जनजातियाँ जो अभी आज तक भी खानाबदोश हैं, और ये मध्य एशिया के किर्गिज़ इनके सबके इम्पॉर्टेंट हैं। जो आपके संथाल हैं, झारखंड के आसपास का इलाका इनके लिए फेमस था, अभी भी ये पाए जाते हैं यहाँ पे। किर्गिज़ आपका मध्य एशिया में थे। कहाँ पे? मध्य एशिया। किर्गिज़ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य एशिया। और आपका फुलानी जो आपके हैं वो नाइजीरिया में पाए जाते हैं। कहाँ पर? नाइजीरिया में। ठीक है। इसके बाद आपका मसाई के बारे में आपने पढ़ा होगा कि पूर्वी अफ्रीका में मसाई पाए जाते हैं। ठीक है। और अब गद्दी, अच्छा गद्दी का इलाका क्या है? तो हिमालय पर्वत के आसपास ही पाए जाते हैं। और बेदोरियस आपके सहारा डिजर्ट जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, विश्व का सबसे बड़ा डिजर्ट है ये। तो बेदोरियस सहारा के डिजर्ट में पाए जाते हैं। ये ऐसे समुदाय हैं जो आज भी खानाबदोश है, लेकिन यहाँ पे चूँकि सेट किया गया है तो तीनों ऑप्शन जिसमें सही वो किर्गिज़, फुलानी और मसाई सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए किर्गिज़, फुलानी, मसाई ये खानाबदोश जीवन जीने वाली जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्राकृतिक प्रदेश से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है वह क्षेत्र जिसमें केवल जलवायु प्राकृतिक समरूप होते हैं, वह क्षेत्र जिसमें मिट्टी है, ये इसको बना लीजिए, ये मिट्टियाँ मृदाएं हैं लिखा था, इसमें मिसप्रिंट है, आप इसको सही कर लेंगे। मिट्टियाँ और वनस्पति प्राकृतिक समरूपी ना हो। इसके बाद कह रहा है सी ऑप्शन है वह क्षेत्र जिसमें जलवायु, मिट्टी और वनस्पति प्राकृतिक समरूपी हो। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है वो दोनों निगेटिव हैं, कह रहे हैं केवल। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। प्राकृतिक प्रदेश से तात्पर्य ये है जिसमें जलवायु, मिट्टी और वनस्पति प्राकृतिक समरूपी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विषुवत प्रदेश से क्या अभिप्राय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कह रहे हैं विषुवत प्रदेश क्या है? ऑप्शन ए है वह प्रदेश जहाँ की जलवायु गर्म और नम होती है, ऑप्शन बी है वह प्रदेश जहाँ मौसम में असमानता कम से कम होती है,
वह प्रदेश जहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ये ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए विषुवत प्रदेश में आपने पढ़ा होगा, जब नीचे की क्लासेस में कभी आपने पढ़ा होगा कांगो बेसिन, जेरे वगैरह को, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि यहाँ मौसम कभी नहीं बदलता, बल्कि एक ही दिन में यहाँ का जो मौसम है वो एक ही दिन में 3 तरह का मौसम होता है। जैसे मॉर्निंग आपकी बहुत थोड़ा सा ठंडी होगी, इसके बाद जब धूप निकलेगी तो बहुत तेज़ी के साथ धूप निकलेगी और लगभग 4 से 4:30-5 बजे के आसपास फिर बारिश शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जलवायु गर्म और नम, ये बिल्कुल सही हो गया क्योंकि गर्मी पड़ेगी, मानसून आएगा और तुरंत बारिश हो जाती है। वह प्रदेश जहाँ मौसम में यहाँ पे असमानता भी नहीं होती है, सही है। इसके बाद वह प्रदेश जहाँ सदाबहार, अब यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, महोगनी वगैरह के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं, और कैनोपी इतनी स्ट्रांग होती है कि सूरज की रोशनी भी ज़मीन पर नहीं पड़ पाती है। हाथी जैसा विशालकाय जानवर इन जंगलों में घुसने से डरता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी डेंस फॉरेस्ट्स यहाँ पे होते हैं। जंगलों की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर नमी और नीचे का जो जंगल का बेड है वो पूरी तरह से नम रहता है। तरह तरह के जीव जंतु और इतनी प्राणियों की विभिन्नता यहाँ पे पाई जाती है। इनको विषुवत प्रदेश से यही तात्पर्य यहाँ पे है। तो इस तरह से चूंकि तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी विषुवत प्रदेश में ये तीनों कैटेगरीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। उष्णकटिबंधीय चारागाहों से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है अति विषम जलवायु क्षेत्र, ऑप्शन बी है घास भूमि क्षेत्र, ऑप्शन सी है सामान्य वर्षा क्षेत्र, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। उष्णकटिबंधीय चारागाह जो होते हैं, यहाँ की जलवायु बहुत ही विषम होती है। इसकी उष्णकटिबंधीय पट्टियों के आंतरिक भागों में सामान्य वर्षा होती है और यहाँ पर चारों ओर दूर दूर तक मोटी लंबी घास उत्पन्न होती है, जैसे सवाना के ग्रासलैंड्स है। तो इनके बारे में बता रहा, उष्णकटिबंधीय ये होते हैं। तो इस तरह से इसमें जो है इसके भी सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। घास भूमि क्षेत्र होती है, सामान्य वर्षा भी होती है, अब विषम जलवायु क्षेत्र होता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी एक बार फिर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए है सभी महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत पर, ऑप्शन बी है सभी महाद्वीपों के पूर्वी सीमांत पर, ऑप्शन सी है महाद्वीपों के व्यापारिक पवन पत्तियों वाले पश्चिमी सीमांत पर, या ऑप्शन डी है महाद्वीपों के व्यापारिक पवन पत्तियों वाले क्षेत्र पर। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं कि व्यापारिक पवन वाले पट्टियों, ठीक है, यहाँ इस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक संतुलन। ये देखिए बिल्कुल इसको हाईलाइट कर लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिक संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए है मिट्टी अपरदन को रोककर, ऑप्शन बी है जनसंख्या वृद्धि करके, ऑप्शन सी है वनोन्मूलन में वृद्धि करके, या ऑप्शन डी है आपका औद्योगिकरण करके। क्वेश्चन है इसमें पारिस्थितिक संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए ये जो है आपका पारिस्थितिक यानी पर्यावरण के बारे में कह रहे हैं, इनकी रक्षा कैसे हो सकती है। तो जनसंख्या वृद्धि तो आप कर नहीं सकते क्योंकि ये आपका निगेटिव है, वनोन्मूलन ये भी निगेटिव है, औद्योगिकरण भी निगेटिव है। तो आप मिट्टी जो अपरदन है इसको रोक कर पारिस्थितिक संतुलन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। महासागरीय गोलार्ध किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महासागरीय गोलार्ध आपसे पूछ रहा है किसे कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को, दक्षिणी गोलार्ध को, या फिर आपका कर्क रेखा के उत्तरी भाग को, या ऑप्शन डी है ध्रुवों को। महासागरीय गोलार्ध जो आपके होते हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में बहुत ज़्यादा जल की अधिकता है, ठीक है, क्योंकि आप जब पूरे वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो दक्षिण जो गोलार्ध है वहाँ पे पूरे आपके महासागर भरे पड़े हैं, इसलिए इसी गोलार्ध को महासागरीय गोलार्ध भी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन का कंटेंट एकदम नया है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर में आपके इस तरह के क्वेश्चन छप जाते हैं तो फिर वहाँ आपको दिक्कत होती है। तो आप इस तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। तो दक्षिणी गोलार्ध को ही महासागरीय गोलार्ध कहा जाता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 14 है, केप हॉर्न कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केप हॉर्न आपका आर्कटिक सागर व शीर्ष दक्षिण में स्थित है। तो आपका आर्कटिक महासागर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपों की औसत ऊंचाई कितनी है? तो महाद्वीपों की जो औसत ऊंचाई आपसे पूछ रहा, 500 मीटर, 840 मीटर, 800 मीटर या 920 मीटर। अच्छा, आप ये बताइए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरह के आ जाते हैं, जब आप पेपर में होते हैं तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत होती है। अच्छा, महाद्वीपों की औसत ऊंचाई पूछ रहा आपसे, तो महाद्वीपों की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 840 मीटर मानी गई है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 840 मीटर यहाँ की औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एशिया महाद्वीप को कितने भागों में बांटा गया है? एशिया महाद्वीप को कितने भागों में बांटा गया? तो आपका ऑप्शन ए है 4, 5, 6 या 5। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 वैसे रिपीट हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 5 भागों में एशिया महाद्वीप को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसके नाम क्या क्या है भाई? तो दक्षिण पश्चिम एशिया, लिख लीजिए चाहे तो, दक्षिण पश्चिम एशिया। दूसरा नंबर है आपका दक्षिण एशिया, जिसमें हमारा इंडिया स्थित है। दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य एशिया। तो इस तरह से आपके 5 ऑप्शन सही हो जाते हैं। फिर से एक बार देख लेंगे, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया और फिर लास्ट में पूर्वी एशिया। तो एशिया महाद्वीप को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसके बाद कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण एशिया में भारत तो है, लेकिन इसके साथ और कौन से सम्मिलित देश हैं? तो आपने दक्षेश पढ़ा होगा कभी, दक्षेश देश होते हैं ना, दक्षेश। तो इसके साथ साथ भारत के साथ बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका इत्यादि और भी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? सभी को ये क्वेश्चन मालूम होगा, लेकिन आपको सही से टिक करना है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताइए। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, पहले कुछ सालों में इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब नए पैटर्न में आपको 8,850 मीटर मिलेगी। अच्छा, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा आपसे, किस महाद्वीप में है? तो ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में है, नेपाल देश में। ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोगों का गलत होने वाला है। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका और ऑप्शन डी है एशिया। बहुत लोग का गलत होने वाला, जिसको आप सोच रहे हैं वो सही नहीं है। संसार का न्यूनतम तापमान किस महाद्वीप में दर्ज किया गया, यानी इसका दर्ज हुआ है किसी महाद्वीप में। तो आपका जो है, देखिए, विश्व का जो न्यूनतम तापमान है एशिया महाद्वीप में बरखोयांस्क, ये एक जगह का नाम है, आपके एशिया महाद्वीप में ही है भाई, ये बरखोयांस्क में। ठीक है, तो इस तरह से बरखोयांस्क में न्यूनतम तापमान नोट डाउन किया गया है एशिया में। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि उच्चतम तापमान कहाँ? तो आप सहारा डिजर्ट चले जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। जो उच्चतम तापमान है वो आपका डेथ वैली, आपने नाम सुना कभी? तो डेथ वैली कैलिफोर्निया में, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अंकित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे भाई। संसार का न्यूनतम तापमान कहाँ? बरखोयांस्क में, जो कि एशिया महाद्वीप में है। उच्चतम तापमान कहाँ? डेथ वैली कैलिफोर्निया में अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? देखिए, बताया ना कि क्वेश्चन का कंटेंट ऐसा है कि पेपर में बिल्कुल छपते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत आसान मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कठिन मिलेंगे।
इसमें आपका ऑप्शन है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछ रहा मासिनराम, चेरापूंजी, मेघालय, जाम्बेजी। तो आपका इसमें मासिनराम सही हो जाएगा। सर्वाधिक स्थान वर्षा वाला स्थान मेघालय के चेरापूंजी के पास मासिनराम नामक गांव में सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस महाद्वीप में महान भ्रंश घाटी है? एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भ्रंश घाटी आपसे पूछ रहा है किस महाद्वीप में भ्रंश घाटी स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप। तो आपकी जो भ्रंश घाटी है भ्रंश घाटी का अच्छा विस्तार कितना है? तो भ्रंश घाटी का जो विस्तार है वो 4800 किलोमीटर में है। कितने में? 4800 किलोमीटर में भ्रंश घाटी का विस्तार 4800 किलोमीटर। महान भ्रंश घाटी जॉर्डन नदी की घाटी लाल सागर के बेसिन होते हुए जाम्बेजी नदी तक लगभग 4800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। तो कितनी है ये? 4800 किलोमीटर। अच्छा, इसमें पूछ क्या रहा आपका महाद्वीप? तो आपका अफ्रीका महाद्वीप सही हो जाएगा, क्योंकि इसको ग्रेट रिफ्ट वैली भी कहते हैं और पृथ्वी के परिधि का लगभग 1/6 1/6 में फैला हुआ है। इतना ध्यान रखिएगा। तो इम्पॉर्टेंट तो है ही ये, किस महाद्वीप में भ्रंश घाटी स्थित है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। लेकिन देखिए, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन की जरूरत है बताना पड़ता है आपको। तो अफ्रीका महाद्वीप ये सही हो गया, और इसकी मतलब इसकी नाप कितनी है? तो 4800 किलोमीटर। ठीक है, और ये पृथ्वी की जो परिधि है उसके 6 यानी 1/6 भाग में फैली हुई है। इस तरह से बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकी पर्वतमाला व अपलेशियन पर्वत कहाँ पर स्थित है? रॉकी पर्वत के बारे में भी आपने सुना होगा कि ऑप्शन पहले पढ़ेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और रूस। अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकी पर्वत की स्थिति है। ठीक है। अच्छा, एंडीज पर्वत कहाँ है? तो सही वो दक्षिण अमेरिका में है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला उसको माना जाता है। ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला आपकी एशिया महाद्वीप में फैली हुई है। यहाँ पे पूछ रहा है रॉकी पर्वतमाला और अपलेशियन पर्वत कहाँ है? तो अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकी पर्वतमाला तथा पूर्वी भाग में अपलेशियन पर्वत स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? सिलिकॉन घाटी को आपने कई बार पढ़ा होगा। अच्छा, इंडिया की सिलिकॉन घाटी कहाँ है? तो बंगलौर में। ठीक है। तो सिलिकॉन घाटी आपसे पूछ रहा है, तो प्रसिद्ध जो सिलिकॉन घाटी है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कैलिफोर्निया में स्थित है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए जानी जाती है। तो आपका एकदम सही हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में कहाँ? कैलिफोर्निया। ठीक है। तो कैलिफोर्निया, अभी कैलिफोर्निया आया एक बार और। तो कैलिफोर्निया किस लिए फेमस है? यहाँ पे डेथ वैली भी है और विश्व का उच्चतम तापमान यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित विशाल मीठे पानी की झील कहाँ पर है? ऑप्शन है बोलिविया और पेरू, अर्जेंटीना और कनाडा, जर्मनी और फ्रांस, इटली और ईरान। ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित विशाल मीठे पानी की। तो ऊंची झील का तो आपको नाम पता होगा, आपको ट्रिक भी बताई गई है ना, टी काका, टी और टी। देखिए ऊंचाई बढ़ रही है, तो इस तरह से ये सबसे ऊंची झील कौन सी? टी काका। सबसे बड़ी झील मीठे पानी की विश्व प्रसिद्ध तो विक्टोरिया झील। ठीक है। सुपीरियर झील भी इसको कहते हैं। विक्टोरिया झील आपकी कहाँ है? अफ्रीका में। सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित, तो आपका बोलिविया तथा पेरू देश की सीमा पर स्थित टीटीकाका झील विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित विशाल मीठे पानी की झील है। अच्छा, किस महाद्वीप में है? तो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन भाषा कहाँ के निवासियों की भाषा थी? ठीक है। तो आपका जो लैटिन भाषा है वो प्राचीन रोमवासियों की भाषा थी। ऑप्शन आपके रोम सही है, बी नंबर। यूरोपीय भाषाओं स्पेनी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या इतालवी का विकास लैटिन भाषा में हुआ।
इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों को लैटिन कहा जाता है। अच्छा, लैटिन है कहाँ पे? तो दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहा जाता था पहले का। तो इस तरह से लैटिन भाषा कहाँ के निवासियों की भाषा थी? तो रोम के निवासियों की भाषा थी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, जल की मात्रा की दृष्टि से कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, अगर लंबाई में आपके पास ऑप्शन है नील नदी, पराना नदी, अमेजन नदी या सिंधु नदी। तो अगर लंबाई की बात करेंगे तो फिर नील नदी, सबसे लंबी नदी नील, जो कि कहाँ पे बहती है? अफ्रीका में। लेकिन जल की मात्रा के बारे में पूछ रहा तो आपका अमेजन नदी एकदम सही हो जाएगा। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है और यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। अच्छा, बहती कहाँ पर है? किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। इसके अलावा भी दक्षिण अमेरिका में 3 प्रमुख नदी बेसिन है, जैसे अमेजन बेसिन, ऑर्निको बेसिन और पराना पराग्वे बेसिन, जो कि अभी भी बताया आपका टीटीकाका झील के पास। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। अमेजन नदी भी अपने आप में बहुत फेमस है और दक्षिण अमेरिका के सबसे सघन वन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के सघन वन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वेल्ड, डाउन्स, काले वन या सेल्वास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आपके जो ब्लैक फॉरेस्ट है कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में आपके ब्लैक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वेल्ड कहाँ है? तो वेल्ड ये भी ग्रास लैंड है और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? वेल्स आपके ट्रेंट बोल्ट का आपने नाम सुन, वो वेल्स आपके अफ्रीका महाद्वीप में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, काले वन अभी अभी लिखा जर्मनी में। तो अब आपका पूछा रहा दक्षिणी अमेरिका के सघन वन को क्या कहते हैं? सेल्वास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और देखिए, इन सघन वनों को सेल्वास तो कहते हैं, लेकिन लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा इनको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत, और एनाकोंडा जैसा विशाल का अजगर भी इन्हीं जंगलों में पाया जाता है। तो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, सेल्वास जंगल कहाँ पे पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में। किस बेसिन के पास? अमेजन बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की क्या विशेषता होती है? तो ऑप्शन ए है आपका महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत पर उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के ध्रुव पर स्थित क्षेत्र, या बारिश की छोटी अवधि वाला क्षेत्र, गर्मियों तथा शुष्क तथा सर्दियों में ठंडा मौसम वाला क्षेत्र, या उपर्युक्त सभी विशेषताओं वाला क्षेत्र। तो अब आपका ये जो इंडिया की जो स्थिति है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास ही मानी जाएगी, बहुत सारा इलाका इसका आता है। तो आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी विशेषताओं वाला क्षेत्र। देखिए, यहाँ पे पश्चिमी सीमांत पर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के ध्रुव क्षेत्र पर स्थित होते हैं, बारिश की छोटी अवधि वाला क्षेत्र है, मानसूनी बारिश होती है ना, कुछ महीनों में बारिश होती, रोज़ नहीं, गर्मियों में शुष्क तथा सर्दियों में एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट यहाँ पे पाया जाता है, यानी गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं और सर्दियों में यहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी एकदम आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? ऑप्शन है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया। तो जो संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम क्या है भाई? एंजिल जलप्रपात है। कौन सा? एंजिल। अच्छा, इंडिया का कौन सा है? संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? एंजिल है कहाँ पे? तो एंजिल जलप्रपात जो है वो आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर भी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, क्योंकि पूरे महाद्वीप पर एक ही देश फैला हुआ है। तो इस तरह से महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को
या देश ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन नदी, वोल्गा नदी, शीन नदी या डेन्यूब नदी? देखिए, यूरोप की जो है सबसे लंबी नदी वो आपकी वोल्गा नदी है। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। और जो आपकी राइन नदी ये भी पूछा जा रहा है, तो ये सबसे व्यापारिक नदी, यानी सबसे ज़्यादा व्यापार इसी नदी से होता है। इस तरह से आपके 30 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट सेट ख़त्म होता है। आप अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम पेज बाई कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में भारतीय संविधान व वाणिज्यिक व्यवस्था के 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस है, जो किसी भी एग्जाम जैसे टेट, सुपर टेट, KVS, TGT, यूपी लेखपाल आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शन के अनुसार उनके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपनी तैयारी का लेवल इंप्रूव करते चले जाना है। अगर आपके सही आंसर्स का स्कोर 25+ है तो आपकी तैयारी का स्तर बहुत अच्छा है। क्वेश्चन पेज में सरल व कठिन दोनों तरह के प्रश्नों को लिया गया है। जो प्रश्न आपको नए लगे उनको नोट डाउन करेंगे तथा स्क्रीनशॉट के माध्यम से दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट को लगातार अटेंड करने से आपकी तैयारी का स्तर एकदम बेहतर हो जाएगा और आप आने वाले एग्जाम्स को क्रैक कर अपनी एक सीट अवश्य निश्चित कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार को मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और शरीर रक्षा के अधिकार को मान्यता दी गई है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है 84वां, ऑप्शन बी है 85वां, ऑप्शन सी है 86 और ऑप्शन डी है 92। तो आपका भारतीय संविधान के 86वें संशोधन वर्ष 2002 में अनिवार्य शिक्षा का पैटर्न जोड़ा गया है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की अनिवार्य शिक्षा और बाद में कुछ दिन बाद इसको 6 से 8 तक भी बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 या ए और बी दोनों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। तो इस तरह से आपका 23 भी सही हो जाएगा और 24 भी, लेकिन ऑप्शन डी आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि 23-24 दोनों में ये अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मानव व्यापार को अवैध घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है 23 अनुच्छेद, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 52 और ऑप्शन डी है 54। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारतीय संविधान के 24वें अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को या 14 वर्ष से जो भी कम है उनमें किसी कारखाने या इसमें जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन वो ये है कि मानव व्यापार को अवैध कब घोषित किया गया था? तो आपको 23 और 24 दोनों में चीज़ें बताई गई, पहले ही आपको पढ़ाया गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में यह भी आ जाता है। तो इस तरह से आपका जब मानव तस्करी बहुत की जाती थी, विदेशों में भेजे जाते थे, कुछ लोगों को ख़रीदा जाता था, और इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर नंबर यानी ऑप्शन नंबर आपका 23 सही हो जाएगा। मानव व्यापार को निषेध करने वाला जो अनुच्छेद था वो अनुच्छेद 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है राज्य का विशेष धर्म होना, राज्य द्वारा सभी धर्म को मानना, राज्य का कोई धर्म ना होना या उपयुक्त सभी। देखिए, धर्मनिरपेक्षता जो है हमारा संविधान कहता है कि इससे सीधा अभिप्राय है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म ही नहीं होगा और राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान होंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बिना धर्म का जो राज्य होता है वही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है।
तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है जन कल्याण को प्रोत्साहन, ऑप्शन बी है बाध्यकारी कानून बनाना, ऑप्शन सी है केंद्रीय संस्थाओं को उच्चीकृत करना और ऑप्शन डी है सीमाओं की सुरक्षा संबंधी प्रावधान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखिए इनको पहले ही बताया गया है आपको, आपने पढ़ा होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये हमारे भाग 4 में इनका वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके अंदर मूल कर्तव्य वगैरह आते हैं, तो भाग 4 में इसका वर्णन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उद्देश्य क्या है, तो इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वो ये है कि जन कल्याण को प्रोत्साहन भी देना है और बाध्यकारी कानून नहीं होगा, केंद्रीय संस्थानों को उच्चीकृत ये भी नहीं होगा, सीमाओं से इसका कोई मतलब नहीं। तो आपका जन कल्याण को प्रोत्साहन वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन ए है बाघ, शेर, चीता और सिंह। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सरल लग रहा होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब ऑप्शन में आप फंसते हैं तो वहाँ पे आपका आंसर, बहुत आसान वाले आंसर भी गलत हो जाते हैं। तो इस तरह से जब प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाघ। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राज चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है कौशाम्बी के अशोक स्तंभ से, ऑप्शन बी है सांची के स्तूप से, ऑप्शन सी है सारनाथ के अशोक स्तंभ से या इलाहाबाद स्तंभ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए जो भारत का राज चिन्ह यानी अशोक की लाट जिसको बोलते हैं एम्बलम ऑफ इंडिया, यानी एम्बलम, इसको इंग्लिश में एम्बलम कहते हैं, तो जो आपका एम्बलम है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है आपसे अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है? तो अशोक के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8वें का आपका ऑप्शन नंबर सी सारनाथ का अशोक स्तंभ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सांप्रदायिकता को दूर करने के क्या उपाय होने चाहिए या क्या उपाय हैं? इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिकता सद्भाव विकसित करके, शिक्षा द्वारा नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना या उपयुक्त में से सभी। तो ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है भी, सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए थी कि सांप्रदायिकता जो है बहुत ही नुकसानदायक है लोकतंत्र के लिए। आप देखते होंगे चुनाव में जातिगत प्रचार होते हैं और रियल लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो कहीं ना कहीं इसमें डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरह से सांप्रदायिकता बहुत ही समाज के लिए हानिकारक चीज़ है। तो इसमें उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, क्योंकि आप शिक्षा द्वारा नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास भी करेंगे, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देंगे और सांप्रदायिक सद्भाव विकसित करके ही सांप्रदायिकता को ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सूची में अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति के क्षेत्र का प्रशासन का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए इसमें ऑप्शन है तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी। तो आपका ये नया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 भाग यानी 4 प्रदेशों को इसके अंतर्गत लिया गया है, जिसमें ये कहा गया है इसके तहत इनको विशेष राज्य का दर्जा, जैसे कि आपका पूर्वी राज्य जो भी हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधानों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के विशेष प्रशासन का भी वर्णन किया गया है, जैसे 5वीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है पिछड़ा वर्ग को सरकारी सेवा में आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो पिछड़े वर्ग की परिभाषा पर भारतीय संविधान पूर्णतः मौन है। बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, संशोधन हुए, लेकिन अभी तक इसका कोई क्लियरेंस नहीं हो पाया। फिर भी संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में पिछड़ेपन की विशेषताएं वर्णित की गई हैं। जैसे अनुच्छेद 15 का जो चौथा भाग है, अनुच्छेद 15वें में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की चर्चा करता है। अनुच्छेद 16 में भी पिछड़े वर्ग तथा नौकरियों में उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की चर्चा करता है, लेकिन पूरा स्पष्ट वर्णन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संविधान का अनुच्छेद 23
किससे संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने बाल शोषण से, मानव शोषण से, महिला शोषण से या अल्पसंख्यकों के शोषण से। अभी अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें मानव तस्करी को जो बैन करता है वो था अनुच्छेद 23। तो बस वही है, मानव शोषण से। इसमें ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मानव शोषण के विरुद्ध ये संविधान का अनुच्छेद 23 है। अच्छा, संविधान में 23 का जस्ट अगर अपोजिट 23 का जस्ट डबल करेंगे तो अनुच्छेद 46 होता है। आपको याद करने में सहायता होगी इसलिए ऐसे ट्रिक बता रहे हैं। तो अनुच्छेद 46 व्यक्तियों के कमजोर वर्ग की बात करता है, जिसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति शामिल है। फिर कभी कभी पूछता है अनुच्छेद 17, तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निवारण करता है या अनुसूचित जाति के अन्य जातियों के समान कानूनी अधिकार देता है। तो इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर होंगे। आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, जो चीज़ें नोट डाउन करने लायक उनको नोट भी करेंगे, क्योंकि अभी आप वीडियो देखेंगे फिर आपको ये भूल जाएगा। तो इस तरह से 23वां संविधान अनुच्छेद क्या कहता है? मानव शोषण यानी मानव तस्करी से को इसको बैन करता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में लोकतांत्रिक शासन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां बताइए। ऑप्शन ए है जातिवाद, ऑप्शन बी है क्षेत्रवाद, ऑप्शन सी है आतंकवाद या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। देखिए, एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार ही की गई थी, परंतु इसे प्राप्त करना इतना सहज नहीं था। अब इसमें यह कह रहा कि कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, तो जातिवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद या उपयुक्त सभी। तो आपका इसमें उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे इलेक्शंस होते हैं तो आप देखते हैं ना कि कभी कभी योग्य उम्मीदवार को न चुनकर कुछ लोग अपनी जाति विशेष का मानकर उसको चुन लेते हैं। तो इस तरह से क्षेत्रवाद की भी राजनीति होती है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है आयात निर्यात जारी रहे, या सिर्फ आयात किया जाए, या सिर्फ निर्यात किया जाए, या फिर आयात निर्यात दोनों जारी नहीं रहे। तो एक खुली अर्थव्यवस्था होती है, दूसरी बंद अर्थव्यवस्था भी होती है। तो जिसमें जो है आयात निर्यात अनवरत रूप से जारी रहे यानी कंटिन्यूली बनी रहे, तो इसको क्या बोलेंगे? खुली अर्थव्यवस्था। अच्छा, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था जिस अर्थव्यवस्था में विदेश से किसी भी प्रकार का लेन देन ना हो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, 14वां क्वेश्चन। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो बाजार पर मूल्य निवेश देशी उत्पाद, मूल्य तल में हुए परिवर्तन के समायोजन से, या देश के निवासियों द्वारा देश में या विदेश में एक वर्ष में किए गए अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को। चलिए, अब ऑप्शन इसमें डी नहीं है, उसको मान लीजिए उपयुक्त सभी। इसी में 3 में सही है। तो बाजार मूल्य पर निवेश देशी उत्पाद ये तो नहीं होगा, मूल्य तल में परिवर्तन के समायोजन से ये भी नहीं होगा। अब आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें समझना है कि देश में या विदेश में रहकर जब कोई व्यक्ति हमारे देश का वहाँ पे पैसे बनाता है या व्यापार करता है या बिजनेस करता है या पैसे कमाता है, तो उससे हमारे देश की स्थिति मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक योजना विकास के बताइए। अब इसमें जो है सामुदायिक योजना विकास के मुख्य उद्देश्यों को आपको बताना है। ऑप्शन ये है आत्मनिर्भर व आत्मसहायक समाज को निर्मित करना, नौकरियों कृषि उत्पादन में वैज्ञानिक तरीकों से वृद्धि करना, सहकारिता के सिद्धांत को बढ़ावा देना, या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य जो है वो यही है कि भाई नौकरियों में वृद्धि की जाए, कृषि उत्पादन में वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग से वृद्धि, कुटीर एवं सहायक उद्योग की भी स्थापना करेगा, जो सामुदायिक विकास योजना के तहत इनका विकास किया जाता है। आत्मनिर्भरता, आत्म सहायता को प्रोत्साहन दिया जाएगा, सहकारिता के सिद्धांत को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 15 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में किस खेती में विदेशी पूंजी लगाई जाती थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपने देखा होगा ब्रिटिशर्स यहाँ पे नील की खेती, चाय की खेती और कॉफ़ी, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश के थे तो वहाँ पे ये चाय कॉफ़ी बहुत पी जाती थी। इंडिया में तो
पहले शायद ये इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत भी की गई थी। तो ये तीनों चीज़ों में जो है पैसा इन्वेस्ट करते थे, नील, काफ़ी और चाय में। अच्छा, नील इंडिगो, इसके लिए आपको पता ही होगा, बंगाल में आंदोलन भी चला था, पश्चिम बंगाल में। तो इंडिगो की खेती, चाय की खेती और कॉफ़ी की खेती में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा भारत में गरीबी के क्या कारण हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत में गरीबी के क्या कारण है? तो ऑप्शन ए है अशिक्षा एवं उद्योगों का विकास, अशिक्षा एवं आधुनिकता, अशिक्षा एवं उद्योगों का संतुलित विकास और शिक्षा एवं अकर्मण्यता। ठीक है, तो अब आपके चारों ऑप्शन जो है इनमें पढ़ना। गरीबी के कारण आपसे पूछ रहा है, तो कह रहा है अशिक्षा एवं उद्योगों का विकास। देखिए, अशिक्षा तो सही है लेकिन इसमें इसका युग्म सही नहीं है, उद्योगों का विकास, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अशिक्षा एवं आधुनिकता, आधुनिकता से गरीबी नहीं आती, अशिक्षा तो सही है लेकिन ये इसमें गलत हो जाएगा। अशिक्षा एवं उद्योगों का संतुलित विकास, इसको आप असंतुलित कर लेंगे, असंतुलित विकास, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में गरीबी के कारण पूछ रहा, तो अशिक्षा एवं उद्योगों का असंतुलित विकास सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 भारत में गरीबी को परिभाषित करने का प्रथम प्रयास कब किया गया था? ऑप्शन ए है वर्ष 1991, वर्ष 1962, वर्ष 2010 और वर्ष 1973। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत में गरीबी को परिभाषित करने के लिए सुरेश तेंदुलकर एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, अभी उसमें आप टिक करिएगा, जिनको आंसर सही लग रहा हो ऑप्शन उसमें टिक कर देंगे। ठीक है, तो सुरेश तेंदुलकर समिति के नए फार्मूले में कास्ट ऑफ लिविंग को निर्धनता की पहचान माना गया, यानी रहने के तरीके को। ठीक है, तो इसमें जो है पहले तो इनके कारणों को पता किया गया कि गरीबी के कारण क्या है। तो जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार व्यवस्था, अशिक्षा, उद्योगों का असंतुलित विकास, इनकी वजह से जो है भारत में गरीबी फैली। अब कह रहे हैं कि किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा इसको परिभाषित किया गया या परिभाषित करने का अवसर प्राप्त हुआ? तो सन 1962, जो 62 का वर्ष था, उसमें गरीबी को परिभाषित किया गया। फिर सरकार ने बहुत सारी व्यवस्था करी गरीबी हटाने के लिए। तो कहते हैं ना कि गरीबी तो नहीं हटी लेकिन गरीब ही हटा दिए गए धीरे धीरे करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 भारत में बेरोजगारी कितने प्रकार की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार या 3 प्रकार? तो भारत में मुख्यतया 2 प्रकार की गरीबी है। एक होती है ऐच्छिक बेरोजगारी और दूसरी आपकी है अनैच्छिक बेरोजगारी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 भारत में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया? नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है 12 अक्टूबर 2005, ऑप्शन है 3 अप्रैल 2004, ऑप्शन है 2 फरवरी 2006 और ऑप्शन है 14 सितंबर 1982। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006 को शुरुआत की गई थी इसकी। अच्छा, पूछता है आपसे कि कहाँ से शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में वंदनापल्ली गांव से इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में वंदनापल्ली गांव से इसकी शुरुआत की गई थी 2 फरवरी 2006 को। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कौशल एजेंसी का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नया क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है सितंबर 2018, जून 2011, जून 2013 या अगस्त 2012। युवाओं में कौशल विकास के लिए एक नई राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी NSDA इसको कहा गया का गठन सरकार ने जून 2013 में किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। जून 2013 में राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी NSDA का गठन भारत सरकार द्वारा जून 2013 में किया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, भूभाग भी पूछ लेता कभी कभी भाई। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? चलिए उसका आंसर आप, ठीक है, उसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या है। तो आपकी जो विश्व की कुल जनसंख्या का भारत का प्रतिशत जो है वो 17.5% सही हो जाएगा। 17.50% यहाँ पर जनसंख्या है। भूभाग का परसेंटेज आपका 2.5%, यानी 2.5%। अब देख लीजिए, ज़मीन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ, यानी हम ज़मीन के मामले में देश पूरी दुनिया का 2.4% है हमारे देश के पास, लेकिन जनसंख्या हमारे पास 17.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि किस पर निर्भर है? ऑप्शन ए है राजनीति पर, ऑप्शन बी है मानसून पर, ऑप्शन सी है मुद्रास्फीति पर, या ऑप्शन डी है सेना पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। जो भारतीय कृषि है वो देखिए मानसून पर निर्भर है। यहाँ पे मानसूनी वर्षा होती है, पूछा भी जाता है वर्षा का भारत में प्रकार क्या है, तो मानसूनी वर्षा, ठीक है। तो भारतीय कृषि मानसून पर पूरी तरह से निर्भर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा चर्चा में रहता है। पिछले बार टेट के पेपर में पूछा गया था धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, तो उसमें जो है समर्थन मूल्य पूछा था, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या? ऑप्शन ए है मनोरंजन कर, ऑप्शन बी है बीमा कर, ऑप्शन सी है व्यापारी द्वारा नियंत्रित फसल दर, या डी है उपयुक्त सभी। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका बीमा कीमत है, यानी उससे कम सरकार द्वारा एक रेट निर्धारित कर दिया था, जिसमें ये कहा जाता है कि किसानों की बीमा कीमत है, यानी ये आपका इससे फिर कम नहीं हो सकता, इंश्योरेंस कीमत है ये। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा कब दी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन, इसको तो बिल्कुल स्टार ही कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये तत्कालीन है और आपका करंट का भी क्वेश्चन ये बन सकता है। इसको इंपॉर्टेंट करें कि 12 जुलाई 2018, 13 जुलाई 2013, 12 सितंबर 2013 या 13 जुलाई 2013। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को राष्ट्रपति ने 12 सितंबर 2013, 12 सितंबर 2013 को इसकी मंजूरी दी गई थी, और इसमें यह कहा गया कि सभी व्यक्तियों को, देखिए आप देखते ना कि जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जहाँ से कोटा से आपको अनाज मिलता है कम दामों में, तो वही है ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, ठीक है। इसको राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति 2013 में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष आपका 1960, वर्ष 1963, वर्ष 1965 या वर्ष 1970। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृषि में क्रांति की शुरुआत आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको दो वैज्ञानिकों के नाम भी याद होंगे, नॉर्मन बोरलॉग और मैक्सिको में थे ये, और लाल गेहूं पे इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। मैक्सिको का गेहूं यहाँ पे लाए थे इंडिया में, और उससे उन्नत प्रजाति के बीज बनाए थे इन्होंने। पर यहाँ पे पूछ रहा कृषि में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपका 1960 सही हो जाएगा, क्योंकि कृषि में जो क्रांति की शुरुआत वो 1960 में। चलिए थोड़ा सा ये डाउटफुल क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ लगाया गया भारत में, तो भारत में जो कृषि की शुरुआत थी वो 1965 और 66 का दशक था भाई, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी अगर 65-66 होता तो ये सही हो जाता, लेकिन चूंकि अब अगर भारत हटाएंगे तो विश्व में पूछेगा, विश्व स्तर पे, तो वर्ष 1960 सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भारत में कृषि क्रांति की शुरुआत पूछी गई तो आप 1965 के साथ चले जाएंगे, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए आपने पढ़ा भी होगा ना कि इसमें ये बताया गया था कि भारत में कृषि की शुरुआत, क्रांति की शुरुआत जो है 1960 में, वो 1965-66 का दशक था। नॉर्मन बोरलॉग और MS स्वामीनाथन 93वें विज्ञान कॉन्फ्रेंस 2006 में द्वितीय हरित क्रांति की बात फिर से APJ अब्दुल कलाम ने इसके लिए कहा था, ठीक है। और सबसे पहले
MS स्वामीनाथन, ठीक है, पहली हरित क्रांति। तो इस तरह से आपका 1965 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें आपको बताना है, ऑप्शन ए है आपका 1930 है, आपका 1970, और ऑप्शन सी है 1955, और ऑप्शन डी है 1954। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बीज निगम, देखिए 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम तथा वर्ष 1969 में स्टेट फार्मर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रीय बीज निगम, तो आपका ऑप्शन ए 1963 बिल्कुल सही हो जाएगा। 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय कृषक नीति की घोषणा कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है वर्ष 1967, वर्ष 1992, वर्ष 2007 और वर्ष 2005। तो देखिए राष्ट्रीय कृषक नीति इसमें पूछ रहा है, राष्ट्रीय कृषक नीति की घोषणा वर्ष 2007 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में एकमात्र फसल जिसे टैग जेनेटिक मॉडिफाइड फसल का टैग मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर बी गन्ना, ऑप्शन नंबर सी गेहूं और ऑप्शन नंबर डी बैगन। तो जेनेटिक मॉडिफाइड फसल का टैग, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, G2 टैग इसमें कहा गया होगा आपसे। तो ये एक आपका कपास है। देखिए एक प्रजाति विकसित की गई थी कपास की, ठीक है, जिसमें BT यानी बैसिलस, ऐसे लिखेंगे इसको, बैसिलस BT। अच्छा टी का मतलब क्या है? तो टी का मतलब है THU, आप ऐसे लिखेंगे, थ्योरी जीनसिस, जैसे जीन्स स्थापित करते हैं ना, इस तरह से। तो ये BT टैग किसको मिला था? कपास को। तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मुद्रा क्या है? ये तो सभी को पता होगा मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए है मूल्य का मापक, बी है मूल्य का संचयन, ऑप्शन सी है विनिमय का माध्यम, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें मुद्रा क्या है? मुद्रा उपयुक्त सभी है। देखिए इससे मूल्य का जो है मापक भी किया जाता है, मूल्य का संचयन। आप जाते हैं ना मार्केट में तो मूल्य लगाते हैं कितने रुपए का है, तो वही हो गया, मापक भी करता है, संचयन भी करता है और विनिमय का माध्यम भी है। अच्छा, मुद्रा वो वस्तु है जो व्यापक क्षेत्र में विनिमय के आधार, माध्यम, मूल्य के मापक, मूल्यों के संचयन के साधन के रूप में स्वीकार की जाती है और इसे सरकारी संरक्षण भी प्राप्त होता है। कभी कभी पूछा जाता है मुद्रा को सरकारी संरक्षण प्राप्त है कि नहीं, तो आप क्या होगा आपका आंसर? हाँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 30 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए वीडियो डिस्क्राइब करने में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो आप थोड़ा सा अपने टाइम को मैनेज करेंगे। जब भी क्लास में बैठें तो एक बिल्कुल मन लगा के आपको पढ़ना है। प्रैक्टिस सेट को लगातार सेट करने से, आपको सॉल्व करने से आपकी तैयारी एकदम बेहतर हो जाएगी। आप पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।